हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग को पिछले वाले लेक्चर में कवकों से होने वाले रोगों के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया है। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो है जीवाणुओं के द्वारा, विषाणुओं के द्वारा और कवकों के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में पढ़ चुके हैं। लेकिन अब आज हम ऐसे जीवों के बारे में पढ़ेंगे जो दूसरे जीवों पर रहकर उनसे ही भोजन प्राप्त करते हैं, जिन्हें हम परजीवी कहते हैं, है ना। परजीवी का मतलब होता है कि जो क्या हो कि किसी दूसरे जीव के ऊपर रहकर उनसे ही क्या करे, भोजन प्राप्त करे, है ना। तो क्या होता है कि जीवों द्वारा बनाए गए जो भोजन होता है उसी भोजन को वो परजीवी क्या करता है, ग्रहण करता है। तो ये परजीवी की बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी परजीवी हैं, भोजन तो ग्रहण करते ही हैं परंतु क्या करते हैं कि हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग भी उत्पन्न करते हैं। कभी कभी उन रोगों की जो स्थिति होती है वो बड़ी खतरनाक हो जाती है ना। तो उन्हीं के बारे में आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए? तो मैं पढ़ाने के लिए भी तैयार हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ बात कर रहे हैं परजीवी। परजीवी का मतलब क्या होता है कि ऐसे जीवधारी जो दूसरे जीवों पर रहकर उनसे ही भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम परजीवी कहते हैं। जो परजीवी होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी, और दूसरा होता है अंतः परजीवी, अंतः परजीवी। अब बाह्य परजीवी का मतलब क्या है कि ऐसे परजीवी जो शरीर के बाहर रहकर, जैसे परजीवी जो शरीर के बाहर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम बाह्य परजीवी कहते हैं। जैसे जूं हो गया, खटमल हो गया, मच्छर हो गया, तो ये सभी बाह्य परजीवी हैं। जब बात करते हैं अंतः परजीवी की, तो अंतः परजीवी का मतलब होता है कि ऐसे परजीवी जो शरीर के अंदर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं या ऊर्जा प्राप्त करते हैं उन्हें हम अंतः परजीवी कहते हैं। अब क्या है बेटा कि जो बाह्य परजीवी है वो बाहर रहकर जीव जंतुओं के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होता है ऊर्जा के लिए, और कई बार ऐसा होता है कि वो ऊर्जा प्राप्त करने के दौरान कई प्रकार के संक्रामक रोग, खतरनाक रोग शरीर के अंदर प्रवेश करा देते हैं, जो स्थिति बड़ी नाजुक हो जाती है ना। तो ये है परजीवी। अब बनाया तो इसे नेचर ने ही है, ठीक है। तो इनका जो अपना कैरेक्टर्स है, जो इनके लक्षण हैं, भोजन प्राप्त करने की जो विधि है वो अलग अलग है ना बच्चों। आइए आगे समझते हैं। अब परजीवी में आपका आता है प्रोटोजोआ, प्लेटीहेल्मिन्थेस और निमेटोडा। अब बात करते हैं प्रोटोजोआ की। तो प्रोटोजोआ का मतलब क्या होता है? प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का मतलब होता है प्रो प्लस जोआ। प्रो का मतलब यहाँ है बेटा प्राचीन, जबकि जोआ का मतलब क्या होता है? जंतु। जो अति प्राचीनतम जंतु होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं क्या? प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ संघ की स्थापना जो है गोल्डफस और बेल्फोर ने किया था। आप जो प्रोटोजोआ हम पढ़ते हैं बेटा ना, तो उसको पढ़ते हैं प्रोटिस्टा के अंतर्गत। जो एनसीईआरटी में अब दिया गया है तो इसको अब हम पढ़ते हैं कहाँ? प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं, प्रोटिस्टा। और जो प्रोटिस्टा की स्थापना किसने किया था? हेकल ने किया था, है ना। किसने किया था? हेकल ने किया था। अब प्रोटिस्टा में देखा जाता है तो अलग अलग प्रकार के जीव आ जाते हैं। जैसे क्राइसोफाइटा की बात करते हैं तो क्राइसोफाइटा में ये जो है कि एक प्रकार का शैवाल है जिसमें डेस्मिड और डाइएटम्स आते हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है? सिलिका से बनी होती है।
और ये अधिकतर जल में पाए जाते हैं। तो इनके द्वारा छोड़ा गया जो पदार्थ होता है जब समुद्र के किनारे लगता है तो उस मृदा को हम बोलते हैं डाईएटमी मृदा। तो डाईएटमी मृदा का प्रयोग खासकर टूथपेस्ट बनाने में, सिरप के निस्यंदन में और पॉलिश के निर्माण में किया जाता है। तो उसके अलावा आपका जो है कि डाइनोफ्लैजेलेट है, यूग्लोनॉइड है, अवपंक कवक है, फिर उसके बाद है प्रोटोजोआ, है ना। तो प्रोटोजोआ को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे कि अमीबी प्रोटोजोआ हो गया, कसाबी प्रोटोजोआ हो गया, पक्षमावी प्रोटोजोआ हो गया और स्पोरोजोआ हो गया। तो ये इसमें जो अधिकतर हैं वो परजीवी हैं। तो कहने का मतलब अब इसे प्रोटिस्टा में रखा गया है बेटा। अब बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज के। तो प्लेट के जैसे दिखने वाले जो कृमि होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज। ये एक प्रकार के जंतु हैं जो अधिकतर क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, जो मनुष्य के शरीर में रहकर उनसे ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं, है ना। उसके बाद आपका है निमेटोडा। निमेटोडा को हम पढ़ते हैं एस्केरिस के रूप में। फीते समान दिखने वाले जो जीव होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं निमेटोडा, चाहे वो टेपवार्म हो, चाहे वो एस्केरिस हो ना, ये सब आते हैं निमेटोडा में। अब इसमें जितने भी जीव हैं लगभग इसमें जो जीव आते हैं वो क्या आते हैं, परजीवी आते हैं। और अब हम आपको उन्हीं के बारे में बताएंगे जो क्या करते हैं कि आपके शरीर में भयंकर से भयंकर रोग उत्पन्न करते हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो परजीवी यहाँ पे समझ में आ गया होगा बच्चे, प्रोटोजोआ भी, प्लेटीहेल्मिन्थीज भी और निमेटोडा भी है। और परजीवों के अंदर एक खास तरह का फीचर होता है, जब वो किसी बॉडी के ऊपर रहते हैं ना तो उनके अंदर सोख दे देता है ना, जिसके द्वारा क्या करते हैं कि उसमें भोजन को आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। मच्छर देखा है, तो मच्छर क्या करता है बेटा कि आपके बॉडी के ऊपर बैठता है, अपने सूख को अंदर डालता है और ब्लड को खींच लेता है। अब ब्लड खींचते समय जो उसके अंदर जो परजीवी हैं वो आपके बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं। अभी उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर है काला आजार। पहला जो काला आजार है वो किससे होता है, अन्य नाम इसका नाम है लिशमैनियासिस। लिशमैनियासिस नाम है। जो काला आजार होता है वो किसके कारण होता है, किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, लिशमैनिया डोनोवानी। लिशमैनिया डोनोवानी से होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है बेटा आपको, ब्लैक फीवर। लक्षण क्या है, अगर इस प्रोटोजोआ के द्वारा यदि आपका शरीर प्रभावित होता है तो होता क्या है, उसके लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे कि ये काला आजार है। काला आजार को ब्लैक फीवर के नाम से भी जानता है ना। तो जो इसके लक्षण है क्या है, एक तो त्वचा तथा आंतरिक अंग की श्लेष्मिक कलाएं रोगग्रस्त हो जाती हैं। एक तो इस रोग में हमारी जो त्वचा होती है, जो एपिडर्मिस होता है वो प्रभावित होता है, और दूसरा क्या है, शरीर के अंदर जो श्लेष्माएं हैं, श्लेष्माएं का मतलब होता है कि ऐसा जिसमें ऐसा मतलब ऐसा स्थान जहाँ से क्या हो कि चिकना पदार्थ निकलता हो ना, जैसे हमारे लार है, ग्लोबुलर सेल है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद कई प्रकार की जो म्यूकस ग्रंथियाँ हैं वो क्या करती हैं कि तरल स्राव करती हैं, वो प्रभावित हो जाती है इस रोग में। प्रभावित अंग क्या है, त्वचा व संपूर्ण शरीर, इसमें पूरा का पूरा शरीर जो है प्रभावित हो जाता है इस प्रोटोजोआ के कारण। अब सोच लो बच्चों कि कितना खतरनाक परजीवी है, जो क्या कर रहा है कि आप इससे ऊर्जा भी प्राप्त कर रहा है लेकिन आपको बीमार भी कर दे रहा है। ये है लिशमैनिया डोनोवानी, है ना। आइए आगे देखते हैं। इसका रोग का वाहक क्या है बेटा, रोग का वाहक जो है वो क्या है, बालू मक्खी। क्या है, बालू मक्खी। क्या है, बालू मक्खी, जिसे सैंड फ्लाई कहते हैं, जो क्या करती है कि भोजन के माध्यम से या शरीर के जो है कि बॉडी के ऊपर बैठकर ये क्या करती है कि लिशमैनिया डोनोवानी को आपके शरीर में पहुंचा देती है, जो आपके शरीर में खतरनाक स्थिति पैदा करके आपको गंभीर रोगों से पीड़ित कर देती है।
तो इसीलिए कहा गया ना कि भोजन वगैरह को हमेशा ढक के ही रखना चाहिए, पानी है तो ढक के रखिए, है ना, और आसपास सफाई भी रखिए। स्वच्छ भारत अभियान। अगला है निद्रा रोग। हालांकि अच्छे स्वास्थ्य के लिए नींद भी ज़रूरी होता है, लेकिन कभी कभी जो अधिक निद्रा होती है वो बीमारी का कारण बनता है। और कई बार ऐसा होता है कि जब किसी व्यक्ति को नींद नहीं आता है तो नींद ना आने की स्थिति में उसका जो दिमाग की स्थिति है वो गड़बड़ हो जाती है, अर्थात वो पागलपन का शिकार हो जाता है, भागने लगता है इधर उधर। लेकिन एक बीमारी ये भी है कि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। अब बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो इसका मतलब कि ये क्या है कि गंभीर बीमारी है। तो ये है निद्रा रोग। निद्रा रोग जो है यह एक समय जो है दक्षिण अफ्रीका में काफ़ी तेजी गति से फैला था महामारी के रूप में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं निद्रा रोग। अब निद्रा रोग का जो कारण है वो है ट्रिपैनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है ना। यह एक प्रकार का जो है कि परजीवी है ट्रिपैनोसोमा, जिसकी वजह से आपको हो जाता है निद्रा रोग, जिसे हम निद्रालु कहते हैं। ठीक है, इस रोग का जो वाहक है वही है बालू मक्खी है। लक्षण क्या है? दिन में भी नींद से बोझिल होना और ऊँगते रहना ना, हमेशा आदमी नींद में रहेगा, मतलब कि कह सकते हैं कि होशो हवास में नहीं रहेगा ना। तो इसका कारण है ट्रिपैनोसोमा। तो जब यह रोग का जो लक्षण है वो हमेशा आदमी नींद में ही रहेगा, थकावट रहेगी, नींद आती रहेगी, ऊबता रहेगा, उबासी आती रहेगी। जैसे भी देखो ना कि जब किताबों की 4 लाइनें पढ़ो अगर बैठकर और पढ़ने में मन ना लगता हो तब क्या होगा? उबासी आना शुरू हो जाता है। अब चाहे घंटों तक आप जो है मूवी देख लीजिए, पिक्चर देख लीजिए, तो उसे आसानी से देख पाते हो क्योंकि उसमें आपको मेहनत, दिमागी वर्क नहीं करना पड़ता है, आपको बना बनाया मिल रहा है ना। तो यहाँ जो निद्रा रोग होता है तो निद्रा रोग का लक्षण यही है कि दिन में नींद से बोझिल होना और ऊँगते रहना, हमेशा उबासी आना। और उबासी आने का एक प्रमुख कारण ये है कि आपके शरीर में क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब आपको उबासी या आलसपन जैसे आते हैं, है ना। अगला है इसमें प्रभावित जो अंग है वो क्या है? रुधिर है बेटा, सेरिब्रोस्पाइनल है और शारीरिक द्रव है, हृदय है, पेशी है व जनद है। ये सभी अंग इस रोग में जो है प्रभावित होते हैं। अच्छा, जो नींद आती है वो दिमाग के किस क्षेत्र में स्थित होता है? इसका केंद्र कहाँ पे है जो नींद आ जाती है आपको? नींद आने का कारण क्या है बताइए? इसका जो अधिकतर क्षेत्र है वो क्या है? मेडुला ओब्लांगेटा है, जिससे आपको छींक आना ना, खांसी आना, श्वसन वाली प्रक्रिया। तो जितनी भी इधर वाली प्रक्रिया है ये सब कहाँ पे है? यहाँ पे है ना। तो ये आपका हो गया प्रभावित अंग। अब हम आगे पढ़ते हैं बेटा किसके बारे में? मलेरिया के बारे में। तो मलेरिया की जो खोज करता है सर रोनाल्ड रॉस हैं। लेकिन सबसे पहले जो मलेरिया को पाया तो एक डॉक्टर थी जिनका नाम था डॉक्टर एलेवेरॉन। बाद में इसके परजीवी की खोज जो है कि किसने किया? सर रोनाल्ड रॉस ने किया। कितने में? 1902 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया सर रोनाल्ड रॉस को। इन्होंने कारण बताया था कि इसके कारण जो है कि मलेरिया उत्पन्न हो रहा है। तो जब बेटा शुरू में जो मलेरिया आया तो इसका देखो मलेथनरिया, मतलब कि गंदगी से जो गैसें उठ रही हैं उसकी वजह से मलेरिया रोग हो रहा है। तो बहुत दिनों तक तो वैज्ञानिकों और डॉक्टर जो भी थे वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन बाद में डॉक्टर एलेवेरॉन और रोनाल्ड रॉस जैसे महान वैज्ञानिकों और लासेंसी जैसे महान वैज्ञानिकों ने क्या किया कि अमेरिका का जो आपका मलेरिया है तो मलेरिया का जो तोड़ है वो निकाल लिया।
और बताया कि जो मलेरिया होता है वह स्पोरोजोआ के अंतर्गत आने वाला जो प्लाज्मोडियम होता है, जो मनुष्य के बड़ी आंत के लाल रुधिर कणियों में पाया जाता है, उसके कारण से मलेरिया जैसे घातक रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अब मलेरिया जो है प्रभावित अंग मतलब आरबीसी तथा फ्लीहा इससे प्रभावित होता है। रोग का वाहक क्या है बेटा? मादा एनाफिलीज। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। मलेरिया की दवा किस पौधे से प्राप्त की जाती है? सिनकोना पौधे की छाल से। मच्छरों से बचाव है तो क्या प्रयोग किया जाता है? डीडीटी हो गया, पायरिथ्रम हो गया, इसके अलावा नैप्था हो गया, कपूर है आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा क्या है? मच्छरदानी, इसका भी प्रयोग किया जाता है। सबसे उत्तम उपाय यही है, मच्छरदानी। और जैसे ही इन्फेक्टेड मच्छर जो मादा एनाफिलीज होती है, जैसे वो काटती है ना, तो काटने के बाद वो ब्लड के माध्यम से पहले तो हमारे लीवर को प्रभावित करता है, लीवर के बाद हमारे आरबीसी को प्रभावित करता है। तो जब आरबीसी को प्रभावित करता है तो वो बना लेता है क्या? हीमोजॉइड्स, और उस हीमोजॉइड्स के एक विष की तरह कार्य करता है और आपके शरीर में भयंकर बुखार हो जाता है, बड़ी तेज़ी से बुखार आ जाता है। बुखार होगा फिर ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर शुरू हो जाता है। ठीक है। इस रोग का जो वाहक है वो मादा एनाफिलीज है। तो ये रहा बेटा आपका परजीवियों के द्वारा होने वाले रोग। यहाँ पे समाप्त होता हुआ। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, इसी जोश और खरोश के साथ जरूर आपको सफलता मिलेगी। जय हिंद।